लिखें जरा लोकल होस्ट और अपने फाइल का नेम। ओके मैम। अच्छा। मैम ये जी तो ये मैम अब इसमें क्या इशू है, ये अप्लाई हो तो गया है मतलब। मैम यहाँ अब यहाँ से अप्लाई नहीं होगा? ये ऑलरेडी अप्लाई हो चुका हुआ है। अल्लाह, तो मैंने कहा शायद यहाँ से होगा, तो मैं इसी के इंतजार में बैठी थी, तब से नहीं, कुछ नहीं किया। आपने बस ये चेक करना है कि आपकी आउटपुट खुद ब खुद रिफ्रेश हो रही है या नहीं हो रही। अगर खुद ब खुद जो है आपकी आउटपुट रिफ्रेश हो रही है, इट मीन्स कि ये एक्सटेंशन वर्क कर रही है आपकी। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बस मुझे यही था, मैंने कहा शायद इसी में कोई इशू आ रहा है। ओके। अच्छा, अभी आज स्टूडेंट्स नहीं अभी तक आए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं उनका। जी मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको। जी मैम, विजिबल है। ठीक। अच्छा, आज हमारे साथ स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी कम है, तो सर अभी स्टार्ट कर दूं या थोड़ा और वेट कर लें। मैम स्टार्ट कर सकती हैं आप। स्टूडेंट्स हमें साथ ज्वाइन करते रहेंगे। चलें ठीक है। अच्छा, कल हमने जो है इफ एल्स स्टेटमेंट्स का जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और मैंने कहा था कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना, वो आप लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ जो है वो मैं कराऊंगी। तो अब हम जो है इफ एल्स की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो पहले कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो ये वाले होते हैं, ये देख लेते हैं। सिंपल कुछ नहीं है, ये डबल इक्वल टू है, ठीक है। और ये जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, ये एक आइडेंटिकल ऑपरेटर है। इसमें ये होता है कि अगर बोथ कंडीशंस ट्रू हैं और दोनों कंडीशंस की डेटा टाइप भी जो है वो सेम होनी चाहिए, तब ये जो है आइडेंटिकल होगा, ठीक है। और तब ये जो है वो हमें ट्रू रिटर्न करवाएगा। इसी तरीके से नॉट इक्वल टू और ये नॉट आइडेंटिकल, यानी कि नॉट इक्वल टू होने के साथ साथ आइडेंटिकल भी होना चाहिए। ये मतलब डाटा टाइप्स जो है वो सेम होने चाहिए। इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ आर नॉट इक्वल और नॉट ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू बेसिक से हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसकी जो है वो जल्दी से हम एक दो एग्जांपल्स जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो ले लेते हैं हमारा अपना एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, और उसमें जो है वो हम स्टोर करवा देते हैं फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। और एक और वेरिएबल जो है वो हमने ले लिया बी, और उसमें जो है वो हमने स्टोर करवा दिया 30, ठीक है।
और अब जो है वो हम क्या करेंगे, अपनी इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ हमारा जो वेरिएबल ए है वो इक्वल है बी के, ठीक है, हमारा जो वेरिएबल ए हमारी बी वेरिएबल के इक्वल है, तो हम कह देंगे सिंपल ए इज इक्वल टू बी। और यहाँ पे हम जो है वो एलसीफ लगा लेते हैं। और अब जो है वो हम क्या कहते हैं, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये कर दे ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा, ये जो है वो ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट जो है वो बल्कि एक और लगा देते हैं, ठीक है। ये एक ग्रेटर देन है, लेस देन भी कर लेते हैं। इफ ए इज लेस देन बी देन ए, ये एको करवा देगा ये वाला। और इसी तरीके से जो एल्स है हमारे पास, ये कह देगा ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि इसमें नॉट इक्वल टू का नहीं था, यहाँ पे हमने इक्वल भी कर लिया, ग्रेटर भी कर दिया, लेस देन भी कर दिया। लेकिन अगर ये तीनों ही कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए हमारे पास बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। या फिर इसको नॉट इक्वल टू को जो है वो हम इधर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन यहाँ पे ये रिटर्न करवा देगा ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। और यहाँ पे हम एल्स में कह लेते हैं कि अगर एल्स कंडीशन हो तो इधर कह दे ये ए इज इक्वल टू बी। इसकी सबको समझ आई है? इसकी आउटपुट भी फिर देखते हैं। यस मैम। अच्छा, ये देखें, ये हमें क्या दे रहा है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ये वाली कंडीशन, पहली वाली कंडीशन को ही इसने ट्रू कर दिया, क्योंकि हमारे ए और बी जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों को जो है वो सेम कर दूं और सेव करूं तो हमारी कौन सी कंडीशन जो है वो रन होगी? एल्स वाली मैम। एग्जैक्टली हमारी एल्स वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पे रन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये वाला जो है वो कोड सबको समझ आ गया है। इसके बाद एक जो है हम आइडेंटिकल जो है हमारे पास ये इसको इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसका डेटा टाइप सेम होने का मतलब क्या है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल अब मैं वेरिएबल ले लेती हूँ $x, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो मैंने ले ली 10, ठीक है, 10 कह लेते हैं। और एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ और इसकी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, वैल्यूज दोनों सेम ले ली हैं, लेकिन क्या किया है, इसको मैंने जो है वो स्ट्रिंग बना दी है, इसको डबल क्लोट्स में जो है वो इनक्लोज करके स्ट्रिंग बना दिया। तो हम अपनी इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ हमारा x जो है वो अगर y के आइडेंटिकल है, यानी कि यहाँ पे इसको मैं जो है वो इक्वल टू नहीं कहूंगी, इसको मैं कहूंगी आइडेंटिकल, क्योंकि ये ट्रिपल इक्वल टू लिखा हुआ है इधर, ट्रिपल टाइम्स। तो इफ एक्स इज आइडेंटिकल टू वाई, यानी कि इसकी डेटा टाइप्स भी सेम हो, तो ये कह दे एक्स इज आइडेंटिकल टू वाई। एल्स अगर इनकी डाटा टाइप सेम नहीं है तो ये कह दे एक्स इज नॉट आइडेंटिकल टू वाई, ठीक है। बट ऊपर तो दोनों एक्स वेरिएबल लिए हुए हैं, तो इधर वाई है। अच्छा अच्छा, सॉरी, थैंक यू आयशा। चलें, इसको है हम रन करते हैं। और ये देखें, ये कह रहा है एक्स इज नॉट आइडेंटिकल टू वाई बिकॉज इन दोनों की क्या है, डेटा टाइप्स सेम नहीं है। इसका सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, चलें, आज जो है वो काफ़ी देर से जो है वो लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन की है, तो चेक करते हैं कि अवाम हमारे साथ जाग रही है या सोई हुई है। जी, मैं मारिया कंवल। अच्छा, मैम इकरा रशीद। सरकमल खान। जी मैम मारिया, मैंने आपका मैसेज देख लिया। ओके,
जी सरकमल खान, आप हमारे साथ मौजूद है? यस मैडम। जी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस मैडम, ये एल्स एफ कंडीशन। जी ये जो है ये हमने दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े हैं। इसमें हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स को जो है वो अंदर यूज़ की है। तो इसकी दो हमने प्रॉब्लम्स की हैं, तो इनको आप बताएं काइंडली। सही है मैडम, इसमें हमने टू वेरिएबल्स लिए हैं, एक ए है और एक बी है। तो पहले उसमें हमने कंडीशन लगाई है एफ की कि अगर ए जो है वो इक्वल नहीं है बी के, तो ये जो ई को इज नॉट इक्वल टू बी, ये प्रिंट हो। एल्स इफ अगर अगर ये ए इज ग्रेटर देन बी है, तो ये दूसरा कंडीशन इज ग्रेटर बी की कंडीशन प्रिंट करो। एल्स एफ इज ग्रेटर देन बी, तो लेसर देन बी, तो ये तीसरी कंडीशन प्रिंट करो। एल्स अगर ये तीनों मैच नहीं हुए, तो फिर आखिर में जो है ए इज इक्वल टू बी की कंडीशन प्रिंट करो। तो ये दोनों इक्वल है, तो आई थिंक ये एल्स की कंडीशन प्रिंट होगी। और ये जो नीचे जो दो वो है एक्स और वाई, इसमें हमने जो है वो इक्वल टू का वो इस्तेमाल किया। अगर ये सेम टाइप के होंगे और इनकी जो सेम वैल्यूज भी होगी और सेम टाइप भी होगी, तब जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो रन होगी। और अगर ये नहीं होगी, तो हमारे पास जो है ये सेकंड कंडीशन रन होगी। अब इसमें जो है ये एक स्ट्रिंग है और एक बूलियन है, नहीं एक स्ट्रिंग है और एक वेरिएबल है। तो इसमें जो है फर्स्ट कंडीशन प्रिंट नहीं होगी, हमारे पास सेकंड कंडीशन प्रिंट होगी। जी इसमें एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर जो है वो डाटा टाइप है। यस जी मैडम, वेरी ये गुड। टीचर है। जी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है, अभी हम जो है वो अपना एक जो है वो थोड़ा सा मैंने इससे एक लेवल अप कर दिया, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा प्रोग्राम हम करेंगे। प्रोग्राम टू कैलकुलेट somebody's pay including ओवर टाइम। ठीक है, यानी कि अभी हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम राइट करना है। हमने एज कैलकुलेट करनी है किसी पर्सन की। हमने एज नहीं मतलब पे कैलकुलेट करनी है किसी पर्सन की ओवर टाइम को देखते हुए। ठीक है, खाली पे नहीं, अगर वो फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है एक वीक में 40 आवर्स काम कर रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब जिस भी जगह पे वो काम कर रहा है, तो वो उसके लिए ये है कि एक वीक में उसने 40 आवर्स काम करना है तो उसको इतनी पे मिलेगी। लेकिन व्हाट इफ वो 40 आवर्स से ज्यादा काम कर रहा है, तो उसकी पे कितनी होगी? तो वो 40 आवर्स से ज्यादा काम जो होगा वो ओवर टाइम होगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो अभी हम वेरिएबल ले लेते हैं आवर्स। अभी आप लोगों को इसकी साथ साथ समझ आएगी। ठीक है, हमने एक वेरिएबल ले लिया है आवर्स। ठीक है, उसमें जो है हमने 50 आवर्स स्टोर करवा दिए हैं एक वीक के। ठीक है, अभी जो है वो हमने अपना नेक्स्ट वेरिएबल लेंगे रेट। ठीक है, रेट। अच्छा, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो रेट कर दिया है मैंने, $10 कर दिया है। ठीक है, यानी कि पर आवर जो है उसको $10 जो है वो मिल रहा है। ठीक है, 50 आवर्स एक वीक के उसने काम किया, लेकिन उसको पर आवर का जो है वो $10 मिल रहा है। अब क्या करना है मुझे, कैलकुलेट क्या करना है, वीकली पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वीकली पे, तो मैं एक वेरिएबल ले लूंगी वीकली पे, और इसको जो है अभी के लिए मैंने आपको नल डाटा टाइप पढ़ाई थी ना, तो अभी इसके लिए नल कर देंगे। ठीक है, अभी जो है हम मूव ऑन करते हैं अपनी इफ कंडीशंस पे। हम पहली कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। अच्छा, इसको ले लेते हैं सजेशन को, और इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना होगा तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, अब पहली कंडीशन हमने जो लगाई है, इफ आवर्स लेस देन इक्वल टू 40 है, यानी कि हमारे जो आवर्स हैं वो या तो 40 के इक्वल है या उससे लेस है, तो क्या करें, ये जो वीकली पे है इसके अंदर इसको जो है इसके अंदर आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, वीकली रेट के अंदर ये फॉर्मूला हमने लगा दिया कि आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई करवा दो। नीचे इसको एको भी करा लेंगे। लेकिन अभी जो है मैं आगे बढ़ने से पहले
मैं कहूँ आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इफ के कोई जो है वो प्रोग्रामिंग मतलब यहाँ पे -50 कर दे, ठीक है, नेगेटिव में वैल्यू कर दे अपने आवर्स, तो ये तो कोई आवर नहीं होते, तो फिर क्या होगा? जी मुझे कोई बताएगा अगर यहाँ पे मैं -50 कर दूंगी तो? तो मैम या तो एरर देगा या नल देगा, बिकॉज वो आवर्स तो माइनस में क्या होगा फिर, मीन्स के उसने कोई काम नहीं किया है। जी हमारे कोड में जो है वो एक एरर सा आ जाएगा, तो इसको दूर करने के लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन खुद से सेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो या तो इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव में हमारे पास वैल्यू है, तो फिर वो क्या करे, सिंपल वीकली पे को क्या कर दे, 0। ठीक है, वीकली पे क्या कर दे, 0, कि आपकी कोई पे नहीं है, अगर आपने 0 आवर्स काम किया है या नेगेटिव आवर्स काम किया है तो आपकी पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जहाँ यहाँ पे जो है मैं एल्स की जगह एल्स इफ कंडीशन अब ले आती हूँ। ठीक है, एल्स इफ जो है वो मैंने यूज किया और इसका सजेशन भी ले लेते हैं। अब जो है मैं कह रही हूँ कि एल्स इफ अगर मेरे आवर्स जो हैं वो <40 हैं तो मैं क्या करूँ, ये इन्होंने पहले ही कर दिया है, मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, अभी मैं क्या करूँगी, आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। ठीक है, ये उसकी पे कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन अब हमारा मेन काम आता है कि हमने कैलकुलेट क्या करना है, ओवर टाइम भी कैलकुलेट करना है कि अगर कोई पर्सन जो है 40 आवर्स से ज्यादा काम कर रहा है तो उसकी पे कितनी होगी। जैसे कि मैंने इनपुट में जो दिए हुए हैं वो 50 आवर्स दिए हुए हैं, यानी कि 40 से ज्यादा, यानी कि वो 10 आवर्स जो है वो ओवर टाइम जो है वो काम कर रहा है। तो उसके लिए जो है हम एक एल्स कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, एल्स कंडीशन में मैंने क्या किया है, वेरिएबल जो था वही वीकली पे वाला, उसमें मैंने कह दिया कि हमारा जो रेट है उसको मल्टीप्लाई करवा दो 40 आवर्स के साथ। ठीक है, जितना हमारा पर आवर का रेट है $10 है ना पर आवर, तो $10 पर आवर को टोटल नंबर ऑफ आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, ये होगी उसकी जितनी पे उसको इनफ टाइम जो है उसके पास उसकी पे मिल जाएगी। ठीक है, 40 जो है वो घंटों की पे मिल जाएगी। लेकिन इसमें जब हमने एक्स्ट्रा आवर्स ऐड करवाने हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले ऐड करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे जो आवर्स हैं, हमने जो आवर्स मतलब वो बंदा जितने भी आवर्स देगा एक्स्ट्रा, 40 हमारे जो है वो स्टैंडर्ड आवर्स हैं, लेकिन 40 से ज्यादा अगर उसने आवर्स दिए हैं, तो फॉर एग्जांपल 60 दिए हैं, तो वो 60 आवर्स में से 40 को माइनस कर देगा, बिकॉज वो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, उसको ऐड कर चुके हैं कि 40 आवर्स की पे हमने यहाँ पे ऐड कर दी है, वो तो ऐड होगी होगी। तो ये अगर इधर माइनस नहीं ना करेंगे 40 को, तो वो क्या होगा, इधर भी 40 आवर्स की पे ऐड कर देगा, इधर भी जो है वो 40 आवर्स, और वो डबल हो जाएगा। तो पहले हमने उस 40 को माइनस कर देना है कि 50 फॉर एग्जाम्पल वो आवर्स दे रहा है। अब मैं एनोटेट करके आप लोगों को बताती हूँ, मे बी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो रही हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने 50 दिए हैं ना, तो 50 तो है एक्स्ट्रा आवर्स। ठीक है, तो 50 में से मुझे 40 निकाल देने हैं क्योंकि उसकी पे मैं यहाँ पे ऐड कर चुकी हूँ। ठीक है, ये यहाँ से उसको उसकी जो है वो पे मिल जाएगी, लेकिन इसमें से 50 में से 40 माइनस किए 10, हमने एक्स्ट्रा टाइम जो ओवर टाइम दे रहा है उसकी जो है वो कैलकुलेट करना है रेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, हम रेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पे। ठीक है, रेट कितना था, $10 पर आवर, तो 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो 10 आवर्स को $10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देगा, तो एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे इस चीज पे कि मैम ये सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये 1.5 जो दे रहा है रेट मल्टीप्लाई बाय 1.5 एंड पे, ये किस चीज का दे रहा है फिर वो? जी मैं अभी वही बोलने लगी थी कि आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे होंगे वो इस चीज पे हो रहे होंगे कि ये 1.5 किस चीज पे दे रहा है। ये 1.5 उन कंपनीज के लिए है जो कि आपको एक्स्ट्रा टाइम का पे भी एक्स्ट्रा करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 40 आवर्स कर रहे हो तो आपका 1 घंटे का वो $10 पे कर रही है, लेकिन अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हो तो वो जो 1 घंटा एक्स्ट्रा होगा उसमें आपको $10 नहीं, उसके $15 मिलेंगे। ठीक है, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, $1.5 से, कि इतना जो है वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो इतना एक्स्ट्रा पे भी मिलेगा उसे। अगर नहीं है तो सिंपली इसको हटा दो,
अगर नहीं एक्स्ट्रा पे कर रही कंपनी तो सिंपली इसको रिमूव कर दो, ठीक है, रेट से मल्टीप्लाई करवा दो। समझ आई इस बात की सबको? यस मैम। लेट्स सपोज अगर वो ओवर टाइम लगा रहा है तो उसको ओवर टाइम जो है वो मल्टीप्लाई बाय होगा, अगर मतलब ओवर टाइम के साथ वो उसकी हम्म। जो रेट वो सॉरी जो उसके डॉलर्स हैं, जो जो इनकम है वो भी ज्यादा हो रही है, तो वो हाँ जी 1.5 उस हाँ सेंस में जी, हमने। ये 1.5 मैंने अपनी मर्जी से लगाया है कि मतलब 1.5 फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रही हूँ कि 1.5 डॉलर जो है वो उसकी इनकम जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है उस कंपनी पे कि वो कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, या इधर वो एक्स्ट्रा पे कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको हटा देंगे, अगर कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि वो कितना एक्स्ट्रा पे करते हैं। जो एक्स्ट्रा आवर तो लगाए जो वो लगाएगा पर्सन, तो उस पर्सन के एक्स्ट्रा आवर में पर आवर कितना चार्ज कर रहे हैं ये, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ये लॉजिक सबको क्लियर है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? यस मैम, क्लियर है। अच्छा ठीक है। अब जो है इसको हम करते हैं एक बार, इसको जो है वो, चलो ठीक है इसको ऐसे ही रन कर देते हैं। नहीं सच, अभी तो हमने एको ही नहीं करवाया, अभी तो ये सिंपल फॉर्मूलाज किए हैं ना, ठीक है। तो अब एको भी तो कराना है ना, तो अब जो है हम एको कराएंगे। अच्छा, सिंपल इसका सजेशन ले लिया, योर वीकली पे इज, आपको ये वीकली पे को जो है वो हमारे पास जो है वो उसको आउटपुट दिखा देगा, और साथ में ये डॉलर, ये वाला जो बैक स्लैश डॉलर जो है वो आपको पता है ये इसी तरीके से डॉलर को डिस्प्ले कर देगा। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था, ठीक है, कि आपकी वीकली पे जो है वो इतनी है। ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वीकली पे आ जाएगी, ये ट्रू होगी तो ये आ जाएगी, ये ट्रू होगी तो ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं। योर वीकली पे इज $550, ठीक है। हमारे पास उसने एक्स्ट्रा आवर्स का जो है वो एक्स्ट्रा आवर्स को कंसीडर किया है, और एक्स्ट्रा आवर्स में 1.5 जो है उसका डॉलर एक्स्ट्रा ऐड भी किया है, ठीक है, पर आवर। समझ आई सबको इसकी? अच्छा, अभी जो है इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? जी सर, रिजवान अली। जी मैम। जी सर, आपकी आवाज नहीं आई थोड़ा सा अब। अब आवाज़ आ रही मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी जी जी, मैं कर देता हूँ। जी। तो बेसिकली हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है वीकली बेस पे उसको हमने कैलकुलेट करना है। और कंपनी का ये असूल है कि अगर वो 40 घंटे काम करेगा तो उसको पर आवर $10 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। और अगर वो 40 आवर से ज़्यादा जितना भी काम करेगा वो उसका ओवर टाइम में उसकी जो सैलरी होगी फी घंटा वो 1.5 गुना ज़्यादा होगी। तो इस सर आपकी आवाज कट रही है। जी कोई बात नहीं, कोई कोड को कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा तो हैंड रेज कर दें। लॉजिक सर मैं रिजवान एक्सप्लेन करती है, जी आप कर दें मैम शिजा। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया और नाम का, यानी घंटे के नाम से, उसमें 50 घंटे हमने स्टोर करवाए हैं। फिर हमने एक कोड लिया वेरिएबल रेट नाम का, उसमें भी हमने 10 स्टोर करवाए, दोनों इंटीजर थे। फिर हमने एक वीकली पे लिया जिसकी वैल्यू हमने नल रखी ताकि उस पर कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो। अब हमने फर्स्ट कंडीशन लगाई इफ़ की कि अगर घंटे, यानी अगर फॉर एग्जांपल हम नेगेटिव डालते हैं, और क्योंकि होते नहीं लेकिन अगर बाय चांस होंगे, तो आपके सबसे पहले वो चेक करेगा फर्स्ट कंडीशन में कि आर 0 के इक्वल है या बड़ा है। अगर तो कंडीशन यानी लेस देन तो नहीं, कहीं उससे फर्स्ट वाली में ये चेक करेगा, अगर लेस देन नहीं, यानी ये कंडीशन अगर ट्रू फॉल्स हो जाती है तो वो अगली वाली कंडीशन पे चलेगा एल्स इफ में। एल्स इफ में वो ये चेक करेगा कि जो डॉलर है 50, यानी जो घंटे हैं 50 वो 40 के इक्वल है या 40 या उनसे लेस देन है। फिर चेक करेगा, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो अगली वाली पे चलेगा जिसमें वो ये कह रहा है कि घंटे जो हैं
वो थर्ड वाली कंडीशन पे जाएगा, वो आगे से कैलकुलेट करेगा कि वीकली पे जो है वो आपकी 40 आवर्स थी, उसके साथ रेट यानी आपको 1 घंटे की कितनी सैलरी पे यानी कितनी मिल रही है आपको, आपके और वाली पे कितनी है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। फिर जो घंटे होंगे यानी फॉर एग्जांपल उसने 60 घंटे काम किया, तो उस 60 घंटे में से उसकी जो एनुअल घंटे होते हैं जो रोज वो काम करता है उन्हें लैदा निकालेगा, और दूसरे जो एक्स्ट्रा हो गए उससे लैदा निकालेगा। और आगे किसी कंपनी में यानी अगर इंक्रीज रेट वो होता है यानी ओवर टाइम का, अगर कोई ज़्यादा पैसे देता है तो वो ऐड कर देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं ऐड करेगा। और फाइनली एंड पे ये होगा कि आपकी वीकली पे कितनी है, और एंड पे हमने उन्हें स्पेशली डॉलर्स के सिंबल्स में शो करवा दैट्स ग्रेट। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से जी मोहम्मद जसीम, आपने हैंड रेज किया था, आपका कोई क्वेश्चन है? नो मैडम, बस इसने एक्सप्लेन कर दिया, मैं चाह रहा था कि मैं एक्सप्लेन कर दूं। चलें, अभी जो है वो आपको दोबारा मौका मिलेगा, ठीक है? ओके मैडम। अच्छा, अभी जो है हम वो पढ़ने लगे हैं वन लाइन इफ स्टेटमेंट, ठीक है? या फिर टर्नरी ऑपरेटर्स का जो है वो इसको कहते हैं। तो इसको हम देखेंगे। तो अभी हमने क्या कर लिया है कि अभी हम एक वेरिएबल लेंगे $a, और इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा देंगे 10, ठीक है? या फिर ये 10 का ही सजेशन देते हैं हर बार। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया a और इसमें हमने वैल्यू स्टोर करवा दिया 10, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे b, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसके अंदर ही हम क्या कर देंगे कि बी के अंदर क्या कहेंगे कि अगर हमारा जो वेरिएबल ए है वो ग्रेटर देन है किससे, 5। अच्छा, ये इन्होंने सजेशन दिया हुआ, ठीक है? अगर हमारा वेरिएबल ए है ग्रेटर देन 5 से, तो क्या करो, ये प्रिंट करवा दो, ए इज ग्रेटर देन 5, ठीक है? लेकिन अगर ये ग्रेटर देन नहीं है तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन मार्क ये इफ का काम कर रहा है यहाँ पे, और ये जो है ये एल्स का काम कर रहा है, ठीक है? इनको टर्नरी ऑपरेटर्स कहते हैं। तो अगर ये ट्रू है, ठीक है, कंडीशन, तो ये प्रिंट करवा दो, अगर नहीं ट्रू तो फिर ये प्रिंट करवा दो। इसकी सबको समझ लगी है? ये होती है हमारे पास सिंपल एक वन लाइन इफ स्टेटमेंट, इसे हम कहते हैं, यस मैम, आ गई है समझ। ठीक है? मैडम, इसको जो इसमें अगर हम एल्स इफ लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं, इसमें शायद नहीं लगा सकते। जी सर कुबान, आप इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आई मैंने थिंक नहीं मैम इसमें कभी यूज खाली की। फैंसी होता है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा हुआ है इसमें खाली फैंसी होता है, एल्स इफ वाला ऑप्शन नहीं होता इसमें। जी एग्जैक्टली। ओके मैडम, लेकिन ये रिएक्ट रिएक्ट में हम 3 भी यूज कर सकते हैं, 4 भी यूज कर सकते हैं, PHP में नहीं यूज कर सकते? अच्छा, मुझे रिएक्ट का नहीं पता, मैंने इस पे काम नहीं किया। ओके मैडम। अच्छा, ठीक है, अभी जो है वो हमने इसको प्रिंट भी करवाना है, एको $b, ठीक है? इसको प्रिंट करवा देगा। इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं। हमारे पास 10 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो हमारे पास कौन सी वाली प्रिंट होनी चाहिए, a इज ग्रेटर देन 5, ठीक है? ये होंगे। अच्छा, अभी जो है वो हम चलते हैं, हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए हैं, हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पे चलते हैं। बड़े इजी से हैं, आप लोगों ने पहले भी जो है वो पढ़े हुए हैं। एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स, नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दो कंडीशंस के दरमियान में जो है वो यूज होता है, और ये जो है ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होंगी, ठीक है? और ये जो हमारा और ऑपरेटर है, अगर उन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों के दोनों फॉल्स हो जाती हैं कंडीशंस, तो ये वाला और ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है? नॉट ऑपरेटर सिंपली क्या करता है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू को ये फॉल्स कर देगा, ठीक है? और फिर हमें वैल्यू आउटपुट में दे देगा। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो उसको ट्रू करके हमें रिटर्न करके दे देगा। तो इसका जो है वो हम प्रोग्राम के थ्रू जो है वो कर लेते हैं। हम अपना एक वेरिएबल लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है? हमने ले लिया टेम्परेचर, इसको जो है हमने कह दिया कि हमारा टेम्परेचर आज है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अच्छा, एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम, इसको हम नेम देते हैं क्लाउडी,
और ये हमारा एक बूलियन वेरिएबल है, इसको कह दिया ट्रू। ठीक है, कि आज मौसम जो है वो बादल छाए हुए हैं। ठीक है, इसको हमने ट्रू कह दिए। अच्छा, अब क्या करना है कि मैंने अपनी इफ कंडीशन लगानी है। ठीक है, और इसके अंदर ये ऑपरेटर्स जो है वो यूज करने हैं। तो अब पहली कंडीशन क्या करूंगी हमारी, मैं ऐड करूंगी, चलो यही सजेशन लेती हूँ। इफ टेम्परेचर इज, अच्छा इसको जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है, अगर तो टेम्परेचर 10 कर लेते हैं, चलो। अगर तो हमारा टेम्परेचर ग्रेटर देन है और इक्वल है 20 के, एंड टेम्परेचर इसको कहते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर ऐड करना है, और टेम्परेचर जो है वो लेस देन इक्वल टू है 30। ठीक है, यानी कि अगर हमारा टेम्परेचर 10 और 30 के दरमियान है तो हम कह देंगे यहाँ पे द वेदर इज गुड। ठीक है, कि आज मौसम जो है वो अच्छा है। ठीक है, एल्स इफ, अच्छा, एल्स इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 किया था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कर लें। और अभी हम बाकियों को भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देखेंगे कि हम क्या इसमें चेंजेस और कर सकते हैं। एंड, ठीक है, टेम्परेचर इज, अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर टेम्परेचर है जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल है 30 के, और लेस देन इक्वल टू है 70 के। ठीक है, तो क्या करवा दो कि यहाँ पे इट्स हॉट टुडे। ठीक है, यहाँ पे द वेदर इज बैड। ठीक है, द वेदर इज बैड। ठीक है, ठीक है, अगर इन दोनों में से भी कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती, इसका मतलब ये है कि ना तो टेम्परेचर 10 और 30 के दरमियान है, ना ही टेम्परेचर 30 टू 70 के दरमियान है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से भी कम है। तो हम यहाँ पे करा देंगे द वेदर इज कोल्ड, इट्स कोल्ड टुडे, या फिर द वेदर इज कोल्ड। ठीक है, इसकी सबको समझ आ गई है? अच्छा, यस मैम। अब ये थी एंड कंडीशंस। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज भी करके देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एंड की जगह जो है वो और यूज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन जो है वो 10 के है, या फिर टेम्परेचर लेस देन 30 के है। ठीक है, और कंडीशन लगा लेते हैं, ग्रेटर देन 10, या फिर इधर कह लेते हैं, इधर भी जो है वो ग्रेटर देन कर लेते हैं, लेस देन ही करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर अगर हमारा 10 से ज़्यादा है या फिर हमारा टेम्परेचर 30 से कम है तो हम कह देते हैं कि द वेदर इज़ ओके। ये इस तरीके से जो है वो और कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो है वो हम अपनी नॉट कंडीशन यूज़ करते हैं। इफ़, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इफ जो हमने दूसरा वेरिएबल लिया था उसके लिए हमने कंडीशन लगाई है इफ नॉट क्लाउडी, यानी कि जो क्लाउडी जो है वो ट्रू है ना, तो अगर ये कह रहा है कि इफ नॉट क्लाउडी, यानी कि ये ट्रू जो है इसको फॉल्स कर देगा। ठीक है, यानी कि हमारा वेदर आज क्लाउडी नहीं है, तो यहाँ पे कह दो कि वेदर इज क्लियर। ठीक है, एल्स द वेदर इज क्लाउडी, इसको हम नोट के बगैर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ क्लाउडी यहाँ पे कह देंगे द वेदर इज क्लाउडी। ठीक है, और यहाँ पे एल्स में कर देंगे द वेदर इज क्लियर। तो इस तरीके से ये नॉट जो है हमारा जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, एंड और नॉट, इनको हमने जो है वो यूज करके देख लिया तीनों को इसी जो है वो प्रोग्राम में। इसकी सबको समझ आई है? यस मैम, जी, आ गई है। अच्छा,
चलें अभी जो है अभी हम स्विच स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक एल्स इफ एल्स जो है वो काफ़ी हो गया है, तो स्विच स्टेटमेंट को जो है वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट जो है वो किस लिए यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम इफ एल्स कंडीशंस लगा रहे हैं और हमारे पास जो है वो कंडीशंस इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि मतलब हम इतना ज़्यादा कोड किस तरीके से राइट करेंगे, तो थोड़ी-सी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए वहाँ पे हमारे पास आ जाती है स्विच स्टेटमेंट कि हमें ज़्यादा कोड राइट ना करना पड़े, ज़्यादा कंडीशंस ना लिखनी पड़े, तो हम वहाँ पे जो है वो स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको एक कोड जो है वो दिखाती हूँ। ये वाला मेरा कोड मैंने अभी खुद से आप लोगों को दिखाने के लिए इसको लिखा है इफ एल्स में, ठीक है? तो जब हमने इस जब हमने इसको इफ एल्स में लिखा है, तो हम बार-बार जो इफ एल्स इफ बार-बार ग्रेड को जो है वो कॉल करा रहे हैं, बार-बार ग्रेड के अंदर जो है वो जो वैल्यू है उसको लिख रहे हैं, ठीक है? तो मतलब मेरे हिसाब से ये जो कोड है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बहरहाल आप लोगों को सबको इसकी समझ आ रही होगी, ठीक है? तो अगर मैं इसको कहूँ कि मुझे इसको थोड़ा-सा कम टाइम में जो है वो लिखना है, ताकि मेरा काम जो है वो ज़रा ईज़ी सा हो जाए, तो मैं तब यूज़ करूँगी स्विच स्टेटमेंट, ठीक है? अब यही कोड क्या करूँगी, मैं स्विच स्टेटमेंट के थ्रू लिखूँगी, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख लेती हूँ। अब मैंने ग्रेड जो है वो यूज़ कर लिया हुआ है, तो अब मैं इसको योर ग्रेड कर लेती हूँ। चलो, यही कर लेती हूँ, ठीक है? योर ग्रेड मैंने ले लिया बी, ठीक है? अब जो है वो मैं स्विच स्टेटमेंट लगाऊँगी अपनी। स्पेलिंग गलत है। अच्छा, स्विच और अच्छा चलो ये दे ही रहा है तो इसी को कर लेते हैं, ठीक है। अब स्विच है, ठीक है, उसके अंदर जो है हमारा ये जो होता है ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर इसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। स्विच के अंदर हमने ये वाला एक्सप्रेशन ले लिया है, ठीक है। अब इसके आगे जो है वो हमारे क्या होंगे यूज़, केसेस यूज़ होंगे। ठीक है? तो पहले क्या करेगा, ये केसेस को इस एक्सप्रेशन के साथ मैच करेगा, इस एक्सप्रेशन में जो वैल्यू स्टोर होगी। अगर ये केस इस एक्सप्रेशन में स्टोर्ड वैल्यू से मैच होगा, तो इस केस के अंदर जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? अगर ये नहीं होगा, तो ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। अभी मैं इसका ब्रेक का भी बताती हूँ। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट केस जब आएगा, इसके साथ ये एक्सप्रेशन जो है, वो एक्सप्रेशन में जो वैल्यू थी, वो जो है वो सेम हो गई है, ठीक है? बी यहाँ पे जो है वो सेम हो गया है। तो यहाँ पे ये जो इसके अंदर इस केस के अंदर जो स्टेटमेंट थी वो प्रिंट हो जाएगी। अब प्रिंट होने के बाद क्या होगा? ये ब्रेक आ जाएगा। ब्रेक क्या करेगा? सारे अगले केसेस को जो है वो ब्रेक कर देगा और ये कहेगा कि बस आपका जो है वो रिक्वायर्ड जो है वो आउटपुट आ चुकी है और इस प्रोग्राम को जो है वो टर्मिनेट कर देगा और सिंपल इसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है? अच्छा, इसकी समझ आई है सबको कि स्विच जो है वो क्या होता है? फिर मैं थोड़ा-सा मैम बैक यस एंड पे मैडम। कोड लिखने वाले को तो सारा ही कोड लिखना पड़ेगा, वो भी वैसे ये भी वैसा है, ऐसे जितना डिफरेंस तो नहीं है। नहीं, इसमें जो है वो केसेस मैच होते हैं, बार-बार कंडीशंस चेक नहीं करता कंपाइलर। इसमें इफ एल्स में क्या होता है, कंडीशन पूरी-पूरी चेक होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ केस को बाहर से ही मैच कर लेता है कि केस मैच हो रहा है या नहीं। अगर केस मैच होगा तो वो अंदर से जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। इसमें ये होगा कि पहले एक पूरी ये वाली कंडीशन जो है वो चेक होगी, ठीक है? तो ये और केस, आई थिंक इनमें डिफरेंस है, ठीक है? बजाय कि आप एल्स इफ यूज़ करो, फिर पैरेंथेसिस लगाओ और फिर जो है वेरिएबल डिक्लेयर करो, फिर उसके अंदर जो है वो अपनी कंडीशन लगाओ, तो आप सिंपल एक केस दे दो कि केस अगर ये है तो ये करवा लो, ठीक है? अगर केस बी है तो ये कर दो और केस सी है तो ये कर दो, ठीक है? ये कई जगह पे जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बचा लेता है, ठीक है? अच्छा, इसकी सबको समझ आ गई है स्विच स्टेटमेंट की? यस मैम, आ गई है। यस अच्छा, मैम। यहाँ पे जो है एक होता है डिफ़ॉल्ट, जैसे हमारा सबसे एंड पे एल्स होता है ना, वैसे ही स्विच के अंदर डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर ऊपर के सारे केसेस मैच ना हो, तो इन दैट केस आप ये वाला जो है वो काम कर दो, ठीक है? तो ये डिफ़ॉल्ट इज़ सिमिलर लाइक एल्स, ठीक है? कि आगे ये ऊपर के केसेस अगर हो गए फॉल्स तो फिर जो है ये वाला देख लेगा, ठीक है? अच्छा, आप जो है जी मोहम्मद जसीम आप एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, तो अब आप जो है वो एक्सप्लेन करें। यस मैडम। इसमें हम जो स्विच स्टेटमेंट है, इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको हमने वैल्यू बी दिया है। तो फिर हमने स्विच स्टेटमेंट का वो लगाया है, सिंटैक्स शुरू किया, फिर उसमें हमने जो एक्सप्रेशन में जो है वो
वही वेरिएबल थी है। तो फिर हमने उसके केसेस लगाए हैं, केस ए लगाया है, केस बी लगाया है, केस सी लगाया है, केस डी और केस केस एफ लगाया है। तो अब जब स्विच स्टेट में रन होगा तो पहले केस ए को देखेगा, फिर केस बी को देखेगा। जो केस मैच हो जाए ऊपर एक्सप्रेशन के साथ, तो यहाँ पे जो हमने ब्रेक लगाया है तो ये जो कोड होगा वो ब्रेक हो जाएगा वहाँ पे, उससे आगे नहीं जाएगा और केसेस को नहीं देखेगा। और लास्ट में हम एक डिफॉल्ट वैल्यू लगाते हैं जो कि एल्स की वो एल्स की तरह ही होती है। जब ये सारे ऊपर के केसेस में मैच ना हो जाए तो फिर वो डिफॉल्ट केस जो होता है वो हमें शो करवा लेते हैं आउटपुट में। जी वेरी गुड। अच्छा जी, सर अकबर कयानी। जी। जी आप, एक क्वेश्चन है आपके लिए। अगर मैं यहाँ पे इन सब से ब्रेक्स जो है वो हटा दूंगी तो फिर क्या होगा? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रेक को कमेंट आउट कर दूं, यानी कि मैं इसको हटा रही हूँ, तो फिर क्या होगा? Sorry, I just joined it today, my first day. So अच्छा, ठीक है। आप इस कोर्स को जो है अगर कंप्लीट लेना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से जो है, यूट्यूब कह रही हूँ, फेसबुक से जो है इसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्लैक पे इस चैनल पे जाएंगे तो पिंड मैसेजेस के अंदर एक मैंने स्प्रेडशीट शेयर की है, वहाँ पे पिछले सारे वीक्स के लेक्चर्स और उनके लिंक्स और साथ में टॉपिक्स वो ऐड किए हुए हैं, तो वो आपके लिए जो है वो ईजी होगा। आप उस फाइल को ओपन करके पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है? okay, sure, thank you. हाँ, वेलकम। अच्छा, कोई और मुझे बताएगा कि अगर मैं ये ब्रेक हटा दूं तो क्या होगा? तो मैम वो सारे मैं प्रिंट कर देंगे। यस एग्जैक्टली। अगर मैं ये ब्रेक हटा दूंगी तो क्या होगा? ब्रेक नहीं होगा तो केस ए रन हो जाएगा, ठीक है, बी सी डी सारे के सारे जो है वो ये रन हो जाएंगे। तो अभी जो है हम इसको सेव करके, मैम जहाँ तक मुझे आइडिया है, मैंने जब पढ़ा था तो वो यही कहता है कि जो केस फुलफिल हो उसके नीचे वाले सारे वो यानी फुलफिल यानी जी आगे जी, चलते रहते, उससे ऊपर वाले नहीं। अच्छा, अभी आप ब्रेक हटाने के बारे में बात कर रही हैं? आपने ए- कहा ना कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इसी की बात की जाए तो इसका जी। बी यानी दूसरा केस फुलफिल हो रहा है यानी बी वाला केस, तो हम्म ए वाला फुलफिल नहीं होगा यानी नहीं चलेगा अगर हम हम्म ब्रेक हटा देंगे। तो आपने हम्म कहा ना यानी सारे ही चलेंगे, सारे नहीं, उससे ऊपर वाला नहीं चलेगा, उसके नीचे वाले सारे चलेंगे। अच्छा सॉरी, क्योंकि मैंने वो क्लियर नहीं किया, लेकिन मेरा सारों से मतलब यही था। ठीक है, अच्छी बात है, आपने मुझे बता दिया। तो सारों से मेरा जो यही था कि ये सारे आगे आने वाले केसेस, ठीक है, जो पिछले वाले हैं वो तो गुजर गए हैं। अच्छा, एक सेकंड मैं, मैच कर रहे हैं ना, जो मैच कर रहा है वहां से ऑनवर्ड चलेगा ना, वो पीछे वाले तो गए के गए। जी एक सेकंड मैं चार्जिंग लगा लूं। जी हाँ सॉरी, मैं आज जो है वो इसको चार्ज पे लगाना भूल गई थी। तो अच्छा, अभी जो है वो हम इसको रन करने वाले थे, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। अच्छा, मुझे आज ऐसा क्यों फील हो रहा है कि सो रहे हैं सब? मैम मैम सो नहीं नहीं सो रहे, इजी है। ऐसा कोई डिफिकल्टी फेस नहीं हो रही ना, अच्छा, तो वो कोई भी नहीं पूछ रहा। अच्छा ऐसा है कि आप लोगों ने पाइथन में भी ये सब कुछ पढ़ा है, पीएचपी जो है, पीएचपी कह रही हूँ, जावास्क्रिप्ट में भी जो है ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो अभी जो है ये इजी जो है लेवल मेरे ख्याल से आज तक खत्म हुआ, ठीक है। कल से जो है पीएचपी में हम वो कुछ पढ़ेंगे जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम फॉर्म्स को जो है वो कैसे लिंक करते हैं पीएचपी के साथ, ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो देखेंगे।
तो मुझे फीलिंग आ रही है कि आप लोग जो है ना इसको इतना जो है वो एंजॉय नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, नहीं अभी मैम, जो है एक्चुअली चीज हमें पड़ी हुई है ना, हमारी इसको कोर्स है, इसलिए फिर शायद हम ज्यादा रिस्पॉन्डिंग नहीं या क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे, जिससे आपको ये लग रहा है कि हम शायद एक्टिव नहीं है। जी एग्जैक्टली अच्छा, चलें अब जो है वो आज का आखिरी इजी सा टॉपिक जो है वो पढ़ लेते हैं, लूप्स पढ़ लेते हैं। ठीक है। बेसिकली इतना डिफरेंस तो नहीं होता, सारा कुछ वही होता है, सिर्फ कोड में डिफरेंस होता है आपका। तो वाइल लूप है, हमने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, आई। ठीक है, अब इस पे कंडीशन लगा दी वाइल की। अच्छा, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मतलब बिल्कुल ही लूप्स वगैरह का आइडिया नहीं है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्सिटी के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो चलूँ? नहीं तो फिर हम जल्दी से इसको खत्म करते हैं, क्लास का टाइम भी ओवर है, तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी जो है ना ये हो जाए। आज कंप्लीट करेंगे तो फिर नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सबको ही पता है। ठीक है, वाइल आई इज लेस देन 5, पीएचपी में इसको लिखने का सिंटैक्स ये होता है, आप देख लें। ठीक है, अगर आई जो है वो लेस देन 5 है तो ये क्या करेगा, अब आप लोग मुझे बताएं। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएं। मैम ये कुछ भी नहीं, यानी एक दफा भी नहीं राउंड आउट होगा। अच्छा, अब जो है अगर मैं इसको 4 कर दूं। सॉरी, बाय मिस्टेक मुझे भूल गया था, यानी मैंने नीचे इंक्रीमेंट वाली सिचुएशन नहीं थी देखी स्टेटमेंट, जी। यानी वो पहली वाली में तो नहीं लड़ेगा, यानी रन नहीं होगा, फिर वो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर वो आएगा सिचुएशन देखेगा, फिर चलेगा, फिर इंक्रीमेंट होगी, फिर ऊपर आएगा सिचुएशन, यानी कंडीशन देखेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, और ये तब तक करेगा जब तक वो 4 ना आ जाए, या 5 इक्वल आएगा तो भी रुक जाएगा, या 5 से बड़ा होगा तो भी रुक जाएगा। अच्छा, मैंने इसलिए यहाँ पे जीरो चेंज किया, मुझे लगा शायद आप जीरो की वजह से कंफ्यूज हो रही हैं, तो मैं इसको चेंज करती हूँ। अच्छा ठीक है, ये सबको क्लियर है कैसे हो रहा है कि आई की वैल्यू अगर हमारे पास 5 से लेस देन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, या 5 हो या 5 से लेस देन हो, तो क्या होगी ये जो है ये एको में जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी। ठीक है, एक बार इसको प्रिंट करवाएगा और उसके बाद जो है उसमें इंक्रीमेंट करेगा और फिर एक बार प्रिंट करवा देगा, फिर एक बार, यानी कि टोटल जो है ये यहाँ पे 5 टाइम्स जो है वो इसको प्रिंट करवा देगा। लेकिन अगर मैं इक्वल हटा दूं तो ये इसको 4 टाइम्स जो है वो प्रिंट करवा देगा। अभी मैं इसको ऊपर वाला जो वो कोड है वो इसको कमेंट कर देती हूँ। अभी आप लोगों को जो है वो मैं असाइनमेंट दूंगी, थोड़ी सी जो है वो डिफिकल्ट से प्रोग्राम जो है वो है, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस पे काम कर लिया, लूप्स और कंडीशंस पे। तो अब जो है मैं सोच रही हूँ कोई अच्छी सी डिफिकल्टी लेवल देख के आप लोगों को असाइनमेंट दी जाए। इन सब की इकट्ठी आप लोग कर लेंगे ना, तो मसला तो नहीं? यस मैम, हम कर लेंगे। मैम होगा मसला तो पूछ लेंगे आपसे। हाँ या श्योर। अच्छा ठीक है, अब हमारी डू वाइल जो है वो डू वाइल लूप, इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें कोई डिफरेंस बताएगा वाइल और डू वाइल में? मैम मैं बताऊं? आई थिंक आपने जो है ये चीज पहले भी बताई हुई है, तो कोई और मुझे यस, बताए आज डू डू वाइल में और वाइल में डिफरेंस क्या होता है। मैं बताऊं मैडम? जी जी, आप बता दें। मैडम डू में हम जो है हम जो काम उससे करवाना चाहते हैं, यानी पहले हम वो लिखते हैं डू में, और वाइल में वो कंडीशन लिखते हैं कि हमें इसको कितनी बार वो करवाना है, इंक्रीमेंट करवाना है या डिक्रीमेंट करवाना है, या कोई और कंडीशन हो तो वो हम वाइल में लिख लेते हैं, और डू जो है उसमें जो काम हमने करवाना हो तो वो हम डू में लिख लेते हैं। और वाइल में तो डायरेक्ट हम कंडीशन लिखते हैं और उसके नीचे जो काम करवाना होता है वो। अच्छा, इनमें मेन डिफरेंस क्या है वाइल में और डू वाइल लूप में? मैडम इसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो कंडीशन का होता है।
उसमें हम कंडीशन पहले लगाते हैं और इसमें हम कंडीशन लास्ट में लगाते हैं। अच्छा, कोई और बताएगा? मैम इसमें मेन डिफरेंस ये है कि अगर वाइल लूप के अंदर कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप नहीं चलेगी, लेकिन डू वाइल के अंदर अगर कंडीशन फॉल भी होगी तो कम से कम एक बार वो जो लूप है वो लाजमी चलेगी। यस एग्जैक्टली, यही मेन डिफरेंस मैं सुनना चाह रही थी इसमें। वाइल और डू वाइल में यही डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें कंडीशन पहले होती है तो कंडीशन को पहले चेक किया जाता है और बाद में इसके अंदर का प्रोग्राम रन किया जाता है। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, क्योंकि कंडीशन बाद में होती है तो पहले ये काम अपना कर देता है एक बार करने के बाद उस कंडीशन को चेक करता है। तो अगर वो कंडीशन फॉल्स भी होगी तो उसने तो वो अपना काम कर दिया था, जो भी अंदर उसको दिया गया था वो तो इसका एग्जीक्यूट कर चुका था, ठीक है। तो वन टाइम जो है ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसके इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, क्लियर है। यस मैम। ठीक है। अब इसी तरह से सिंपल सा है, ये फॉर लूप हमने यूज किया हुआ है। और यहाँ पे क्या किया है हमने, एक डॉलर आइस जो है ऑपरेटर लिया है और इसमें जो है हमने एक एको करवा दिया है द नंबर इज आई। इसमें क्या है, हम अपनी वैल्यू को जो है वो इनिशियलाइज भी यहीं पे करा रहे हैं, ठीक है, कंडीशन भी यहीं पे लगा रहे हैं और इंक्रीमेंट भी अंदर यही कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी लूप सबसे ज्यादा जो है वो हम यूज करते हैं आगे, अगर हम प्रोफेशनल मतलब लेवल पे मोस्टली प्रोग्रामिंग करते हैं तो कौन सी लूप इनमें यूज होती है ज्यादा? मैम आई थिंक फॉर लूप यूज की जाती है क्योंकि वो इजी होती है, बहुत से लोग आई थिंक वो यूज करते हैं। हम मैंने तो पर्सनली मैं खुद भी वो यूज करती हूँ। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन मोस्ट बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि हमने एक बार जो है वो स्टेटमेंट को अगर प्रिंट करवाना होता है तो जाके हम इसको डू वाइल को जो है वो यूज कर लेते हैं। मैं भी पर्सनली जो है वो फॉर लूप सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। अभी जो है हमारे पास 7 मिनट्स हैं तो ये जो है हमारा हो गया है। फॉर ईच जो है इसमें अरेज वगैरह आ जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा अभी नहीं कराऊंगी मैं, इसको आपको बाद में कराऊंगी जब अरेज हो जाएंगी, उसे उसके साथ कराऊंगी फॉर ईच लूप जो है वो क्या होती है। अभी तक में जो है हमारा कोई किसी का कोई डाउट हो तो वो जो है वो पूछ लें। किसी को कोई जो है वो प्रॉब्लम? इतना भी नहीं इजी था। मैम वो ये जो था। मैम वो जो जी हाँ जी यही वाला, इसमें जी आपने ये जो उसको इको करवाया था, इसमें आपने जी डबल डॉलर का साइन दिया था और ये फॉरवर्ड स्लैश एक बैक स्लैश किसी तरह का, तो जी ये ये अभी थोड़ा सा मैम था ने तो पॉइंट चुके निकल गया था तो मैंने पूछ सकती हूँ। ये मैम ने कल ना लेक्चर्स में बताया था कि अगर आपने डॉलर का साइन प्रिंट आउट करवाना है तो आप साथ में स्लैश लगाते हो और डॉलर लगाते हो, क्योंकि अगर आप दोनों डॉलर इकट्ठे लगा देते हो वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा डॉलर है और कौन सा आपने प्रिंट करवाना चाहते हो। तो स्लैश डॉलर जो होता है वो प्रिंट आउट करवाने के लिए, यानी अगर आपने कोई वैल्यू डॉलर के साथ लिखी हुई या प्राइस कोई डॉलर के साथ लिखनी है तो वो आप स्लैश डॉलर लगा के शो करवाते ये देखे मैम आयशा, मैंने दोनों डॉलर इकट्ठे यूज किया। अब ये यहाँ पे क्या हो गया है, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि ये डॉलर जो है वो दोनों को मिक्स कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना बैक स्लैश इसीलिए यूज करती हूँ ताकि इसे पता लग जाए कि ये जो बैक स्लैश के साथ डॉलर है इसको एज इट इज प्रिंट करवाना है और ये डॉलर जो है ये हमारे वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए जो है वो यूज हो रहा है। अब क्लियर है? यस मैम क्लियर, एक्चुअली ब्रैकेट नहीं थी ना तो वो इकट्ठे हो रहे थे तो मेरे जहन में था शायद कोई ऐसा पॉइंट हो जो मेरा स्किप हो गया और वो, थैंक यू सो मच मैम। इट्स ओके। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन? मैडम पीएचपी में ऑब्जेक्ट्स और एरे का वो हमने नहीं पढ़ा मेरे ख्याल से। जी मैं वो अभी पढ़ेंगे, अभी हम आगे चलेंगे। फॉर्म्स वगैरह जो है वो अभी मेन, अभी हमने ना सिंपल जो है ना इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं पीएचपी में, ठीक है, जो सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स है। जब इनको हमने यूज करना होता है ना वहां पे सही आके हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वाइल लूप सिंपल लिखना इजी होता है, एज इफ एल्स कंडीशन सिंपल लिखना इजी होता है, इस तरह के प्रोग्राम अलहदा से करना अरे बड़े आराम से जो है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब इनको इकट्ठा एक सिनेरियो आ जाता है, हमें इनको यूज करना पड़ता है किसी
एडवांस लेवल की कंडीशंस के साथ वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आगे जो है वो हम इस तरह के जो है वो काम करेंगे, हम फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम लूप्स भी यूज़ कर रहे होंगे, हम अपनी कंडीशंस भी यूज़ कर रहे होंगे, हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारा कुछ मिक्स जो है वो हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तब जाके जो है वो आप लोगों को समझ आएगी। वो चीज़ आपको तब तक समझ नहीं आनी थी जब तक आप लोग ये ना करते। इसलिए ये जो है वो क्लियर करना जो है था वो लाजमी था, ठीक है। अभी जब हम आगे काम शुरू करेंगे तो फिर आप लोगों को जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके आगे तो जो है वो काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स आने वाले हैं, यानी कि मेन जो हमारे इस जो हमारा है ये बूट कैंप, इसके मेन टॉपिक्स होंगे। हम थीम डेवलपमेंट पे काम करेंगे, प्लगइन डेवलपमेंट पे काम करेंगे, आप लोग अपने प्लगइन्स डेवलप करेंगे और आप लोग अपने खुद के जो है वो थीम भी डेवलप करेंगे। मैम अच्छा फिर अभी सॉरी जी। फॉर, जब इस तरह ये सारा मैम थोड़ा एडवांस लेवल पे काम करेंगे तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे करवाएंगे ना, करवाएंगे इन दैट सेंस के लाइक चीजें, अब जैसे आप भी बात करें, ठीक है, इंडिविजुअली जब हम छोटे छोटे पॉइंट्स लेते हैं वो हमें क्लियर होते हैं, लेकिन जब इनको किसी मतलब उनको कंपाइल करते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए या थोड़ा सा उसको मिक्स करते हैं तो वहां पे आगे कंफ्यूजन होती है कि ये केस कैसे चलता है। तो इस तरह से अगर थोड़ा बहुत पहले बता दिया जाए, इस तरह से क्लास में हो जाए, तो फिर उसको फिर हम इम्प्लीमेंट करें किसी और सिनेरियो में, तो वो दैट वुड बी लिटिल बिट मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा एग्जैक्टली ये चीज़ मैं वही बता रही हूँ कि मेरी कोशिश होगी कि आने वाली क्लासेस में ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको साथ करवा रही हूँ और आप लोग मतलब इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, यूज़ कर रहे हो इनको। तो जब आप और आगे जाएंगे तो इट्स हम जाहिर सी बात है कि हम वो चीज़ें आपको पहले करवाएंगे, ठीक है, तभी आप लोग आगे करेंगे। लेकिन एक यहाँ पे चीज़ होती है कि अभी जो है आपको समझा, देखिए प्रोग्रामिंग जो है वो एक बहुत जो है वो वास्ट फील्ड है। कितना का हम आपको प्रोग्राम के जरिए करवा सकते हैं। आपको अपने एफर्ट्स पुट करने होते हैं, ठीक है, अपनी थोड़ी सी लॉजिक लगानी होती है, ठीक है, अपना टाइम देना पड़ता है, देन जो है वो आप थोड़े से और एडवांस लेवल पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 महीने का बूट कैंप है। यहाँ पे हम आपको हर चीज़ जितनी ज़रूरत है वो सिखा रहे हैं, लेकिन एट द एंड आपको अपना भी जो है वो माइंड का यूज करना है, ठीक है। आपको आगे जाके जो है वो इसमें और खुद से भी स्ट्रगल करना है, क्योंकि हम किसी भी चीज में अपना जो है वो आउटपुट नहीं देंगे ना, तो फिर फायदा कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से आप लोग क्लास समझ के चले जाते हैं, ठीक है, और जितना मैंने करवाया उतनी ही प्रैक्टिस करते हैं, तो और एक बच्चा ऐसा है कि जो मेरी क्लास से प्रोग्राम्स वगैरह समझता है और इससे रिलेटेड खुद गूगल करता है और खुद न्यू चीजें ढूंढता है और फिर उनको समझ के सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो वो जो है एक डिफरेंस आ जाता है कि जो है आप लोग खुद से भी मेहनत कर रहे हैं, तो जब खुद से मेहनत ऐड करते हैं तब आप लोग जो है एडवांस लेवल की चीजें बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा यस मैम। पीएचपी कब तक जारी रहेगी? अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट वीक है वो होप सो 2 to 3 डेज या फिर 4 डेज या पूरा वीक, तो इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चले ठीक है, फिर हमारी क्लास का टाइम ओवर हो गया है। आज पहली बार जो है मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई हूँ, नहीं तो बातें करते करते ही क्लास एंड हो जाती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज मैम। मैम। मेरा भी होने वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। जुबैर सर आप हैं? वालेकुम सलाम जी सर शम्स। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये आप टाइम कैसे हैं? तो चेंज नहीं हो गया सर? आई थिंक 4 बजे, 3-4 बजे से 8 बजे हो गया। जी जी। अच्छा सर, चले वो गपशप करनी थी आपसे, चले मैं स्लैक पे कर लेता हूँ सर। जी जरूर। ओके सर, थैंक यू।